नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो देशहित। हिंदुस्तान में भी हिंदू गोली पत्थर खाएंगे, भारत में भी हिंदुओं की पूजा पर पत्थर बरसेंगे, रामनवमी भी जुलूस और दुर्गा मूर्ति विसर्जन पर पत्थर खाएंगे। क्वेश्चन मार्क लगाइए, क्या ऐसा होना चाहिए? क्या ऐसा ही होगा? यह सवाल इसलिए भी है क्योंकि देश के अलग अलग राज्यों में ऐसा हो रहा है। बीते 2 दिन से दुर्गा मूर्तियों का विसर्जन हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों ने मूर्ति विसर्जन के वक्त पत्थर बरसाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। सबसे बुरे हालात उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के हैं, जहां मूर्ति विसर्जन के दौरान पत्थर ही नहीं गोलियां भी चलाई गईं। गोली लगने से रामगोपाल नाम के एक युवक की मौत भी हो गई। रामगोपाल की मौत के बाद वहां सांप्रदायिक तनाव है। बहराइच में अगर मूर्ति विसर्जन के जुलूस पर पत्थर न बरसाए गए होते तो बहराइच में अशांति नहीं फैलती। बिहार में भी भाईजान ने मां दुर्गा पर पत्थर बरसाए। बेगूसराय में मूर्ति विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी हुई। आरोप दूसरे धर्म के लोगों पर लगा है। वहां भी माहौल बिगाड़ने की सुनियोजित साजिश हुई है। बंगाल में हिंदुओं की पूजा या त्योहार आए और उसमें विघ्न ना आए, ये भला कैसे संभव है? हावड़ा में एक दुर्गा पूजा में तस्वीरों के जरिए सांप्रदायिक सद्भाव देने की कोशिश की गई थी, लेकिन विशेष धर्म के लोगों को ये पसंद नहीं आया और उन्होंने पत्थर फेंके, गाड़ियों में तोड़फोड़ की। 3 राज्यों में मां दुर्गा पर पत्थर बरसाए गए। 2 महीने पहले बांग्लादेश में हिंदुओं के मंदिरों में तोड़फोड़ हुई थी। इससे पहले पाकिस्तान में भी हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जाता था, लेकिन अब भारत में ही दुर्गा पूजा पर पत्थर और गोलियां बरसाई जा रही। बहराइच में कल से लेकर आज तक हिंसा और उपद्रव की ऐसी तस्वीरें आई हैं जो यूपी में इससे पहले कभी नहीं देखी गई। आपको सबसे पहले 8 वीडियो दिखाते हैं। वीडियो नंबर 1, आज गाड़ियों में आगजनी की गई। गुस्साई भीड़ ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। अब देखिए वीडियो नंबर 2, बाइक के शोरूम में, हीरो बाइक के शोरूम में आग लगा दी गई। शोरूम में रखी गई गाड़ियां खाक हो गई। वीडियो नंबर 3, रामगोपाल की हत्या से भड़के लोगों ने धर्म विशेष के लोगों की दुकानों को जला दिया। चौथे वीडियो में आप देखेंगे सीसीटीवी की वीडियो फुटेज देखते हैं। भीड़ एक दुकान के बाहर से गुजर रही है और लगातार पत्थर बरसा रही है। अगला वीडियो आज का ही है। रामगोपाल के शव के साथ सैकड़ों की भीड़ चल रही थी। सभी के हाथ में लाठी डंडे और लोहे के रॉड थे। वीडियो नंबर 6 में आपको सड़क पर हंगामा करते लोग दिख रहे होंगे। बहराइच में दोपहर तक ऐसे ही हालात बने हुए थे। कल रात में भी हिंदू पत्थर बाजी और फायरिंग के विरोध में सड़कों पर उतरे हुए थे। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई थी, तब पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा था। 8वां वीडियो देखिए, उस वक्त का है जब हमीद और उसके दूसरे सहयोगियों के चंगुल में फंसे रामगोपाल का शव भीड़ ने किसी तरीके से वहां से निकाला था। रामगोपाल की मौत ने ही पूरे बहराइच को सुलगा दिया। बहराइच में आज भी जो हुआ वो नहीं होता। कल दुर्गा प्रतिमा पर पत्थरबाजी नहीं होती और ना ही रामगोपाल को गोली मारी गई होती। बहराइच में कल जो कुछ भी हुआ, कैसे हुआ और किस तरह हिंदुओं को निशाना बनाया गया, देखिए बहराइच से हमारी एक ग्राउंड रिपोर्ट। ये आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई। यूपी के एक जिले में कुछ कट्टरपंथियों ने पूरे शहर को सांप्रदायिकता की आग में झोंक दिया। घटना लखनऊ से 127 किलोमीटर दूर बहराइच की है, जहां नवरात्र बीतने के बाद दुर्गा पंडालों से मूर्तियों को विसर्जन के लिए ले जाया जा रहा था। वहां के महाराजगंज कस्बे से भी दिन में मूर्तियों को विसर्जन के लिए जुलूस निकाले जा रहे थे। जैसे ही जुलूस अब्दुल हमीद नाम के शख्स के घर के सामने से निकली, तभी डीजे बजाने को लेकर समुदाय विशेष के लोग सड़क पर आ गए। कुछ ही देर में घर की छतों से पत्थरबाजी शुरू हो गई। पत्थरबाजी के कारण मां दुर्गा की प्रतिमा खंडित हो गई। जिस गाड़ी में प्रतिमा थी उसमें भी तोड़फोड़ की गई। डीजे वाली गाड़ी तोड़ दी गई। उपद्रव के वक्त घर की छतों से इस्लामिक झंडे लहराए गए।
लंबा एक जुलूस निकल रहा था। देखिए जहां मैं मौजूद हूं और यहां से अगर पीछे की तरफ और हम अगर अपने आगे की तरफ की अगर एरिया देखें तो करीब 1 से 1.5 किलोमीटर का पूरा एरिया है जहां पर पूरा जुलूस निकलना था। पूरी तैयारी की गई थी। ऐसे में पूरी तैयारी के वक्त यहां पर इस पूरी घटना को अंजाम देने की कोशिश थी। इसका मतलब इस घटना के पीछे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये नहीं चाहते थे कि शांति का माहौल बना रहे। चश्मदीदों के मुताबिक दंगाइयों की भीड़ ने जुलूस को दोनों तरफ से घेर लिया था, जिसकी वजह से जुलूस में शामिल हिंदू बीच में ही फंस गए और उस दौरान छतों से पत्थर और बोतल फेंके गए। दावा है कि हमले में धारदार हथियारों का भी इस्तेमाल हुआ। यहाँ से मूर्ति निकल रही थी तो जो है ईंटा पथराव किया, उसके बाद झंडे वंडे हुआ, बवाल हुआ, उसके बाद में लड़ाई हुई। लड़ाई होने के बाद सब लोग गोली भी मारी उसको। 12 राउंडर थी उसके मारे हैं, पूरा हालत खराब कर दी। महाराजा प्रशासन की बड़ी लापरवाही के होने के कारण ये हुआ। मंसूर को जो लड़का मारा गया है वो निर्दोष है। दूसरे धर्म के लोगों ने प्रदर्शन कर रहे 24 साल के राम गोपाल मिश्रा को हामिद की दुकान के अंदर घसीट लिया और उसके बाद जो हुआ उसने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। आरोप है कि दंगाइयों ने राम गोपाल को कनपट्टी पर सटाकर गोली मार दी, जिसके चलते उसने तुरंत दम तोड़ दिया। चश्मदीदों का दावा है कि मारने से पहले रामगोपाल के नाखूनों को उखाड़ा गया। रामगोपाल को बचाने गए 28 साल के राजन से भी जमकर मारपीट की गई, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। यहाँ लेके गए गोली मार दें बेहतर खाए और सड़सी प्लास से उनके नाखून उखाड़ ले। साहब इतनी बड़ी कमी है कि हमारा हिंदू भाई मारा गया, हमारा हिंदू भाई लाठी से पीटा गया है। प्रशासन पुलिस वाले जपने रहा, प्रशासन वापस ही पीटा गया। ये तस्वीरें उस वक्त की है जब गंभीर रूप से घायल राजन को भीड़ ने हामिद के घर के अंदर से बचाया। विवाद के वक्त रामगोपाल जो है वो इसी छत पर जो है विवाद के बाद चढ़ जाता है, जब डीजे को लेकर विवाद होता है और वो यहीं पर एक झंडा लगा होता है, उस झंडे को हटा रहा होता है। उसी वक्त ही उसको अंदर खींच के लेकर जाते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। ये वही दुकान है और आपको बता दें कि जी मीडिया के पास वो एक्सक्लूसिव वीडियो है जिसमें रामगोपाल दिखाई पड़ रहा है। बहराइच के महाराजगंज कस्बे में दंगों की बहुत बड़ी साजिश की प्लानिंग की गई थी और उसके सबूत जी न्यूज के कैमरे में कैद हुए। जिन घरों से पत्थर फेंके गए थे वहां से हिंदुओं पर बोतलें भी फेंकी गई थी। इन घरों और दुकानों की छतों पर पहले से ही बोतल जुटाकर रखे गए थे। यहाँ पर देखिए आगजनी की गई थी। इसके साथ साथ बाकायदा देखिए आप यहाँ पर कांच की बोतलें जो हैं वो देख सकते हैं कि कांच की बोतलें यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगी। बाकायदा इनका प्रयोग किया गया था। आप देख सकते हैं कि ये देखिए ये कांच की बोतलें जो हैं ये ऊपर से फेंकी गई थी। बाकायदा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लगातार ये जो हमने आपको दिखाया कि मस्जिद के ऊपर की अगर हम बात करें तो मस्जिद के ऊपर बाकायदा कैरेट जो है वो रखी हुई है और ये देखिए आप कांच की बोतलें आपको यहाँ पर चारों तरफ दिखाई पड़ेंगी कि लगातार यहाँ पर कांच की बोतलें वो पड़ी हुई हैं और इनको भी जो है बाकायदा रखा गया था। ऐसा नहीं था कि ये पहले से यहाँ पर नहीं थी, इनको पहले से ही यहाँ पर रखा गया था। दावा किया जा रहा है कि मस्जिदों से उकसाने वाले ऐलान किए गए, जिसकी वजह से दंगाई और बढ़ते चले गए। हिंसा भड़कने के चलते दुर्गा प्रतिमा का भी विसर्जन नहीं हो पाया। रामगोपाल की हत्या और पत्थरबाजी के आरोप में पुलिस ने अब तक 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिसमें अब्दुल हमीद, जिसकी दुकान में रामगोपाल की हत्या की गई, सरफराज, फहीम, साहिर खान, मारूफ अली, ननकऊ और 4 अज्ञात लोगों के नाम हैं। उनमें से 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब पुलिस बाकी दंगाइयों की तलाश कर रही है। बहराइच में सांप्रदायिक तनाव के पीछे बड़ी वजह डेमोग्राफी है। बहराइच के महसी तहसील में 25% मुस्लिम रहते हैं, लेकिन इसी तहसील के महाराजगंज कस्बे में मुस्लिमों की आबादी 80% है। स्थानीय लोगों का दावा है कि इस इलाके में अक्सर सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश की जाती है और इस बार दंगाइयों के निशाने पर दुर्गा प्रतिमा विसर्जन थी। विशाल रघुवंशी, बहराइच, जी मीडिया। देखिए बहराइच में जो कुछ हुआ उसके पीछे गहरी साजिश लग रही है, क्योंकि दुर्गा प्रतिमा पर पत्थरबाजी उस इलाके में हुई जहां मुस्लिमों की अच्छी खासी संख्या है, आबादी है। ऐसे में यह समझना होगा कि हिंदुओं के धार्मिक जुलूस का मॉड्यूल क्या है। देखिए कब कब पत्थरबाजी होती है बताता हूं आपको। रामनवमी जुलूस पर, कांवड़ यात्रा में, दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस में। कैसे शुरू होता है विवाद? पहले तो डीजे बजाने का विरोध किया जाता है, धार्मिक नारे लगाने का विरोध किया जाता है ताकि किसी तरीके से लोगों को भड़काया जा सके, उकसाया जा सके। फिर बताता हूं आपको कि हमला कैसे किया जाता है। जुलूस पर सबसे पहले पत्थर फेंके जाते हैं, घरों से पत्थरबाजी की जाती है, घरों की छतों से पत्थरबाजी होती है और अब तो फायरिंग भी की जाने लगी है। पेट्रोल बम और कांच की बोतलें भी जुलूस पर फेंकी जाती हैं।
हमला कहां होता है? जहां धर्म विशेष की आबादी ज्यादा होती है। ये अटैक का है पूरा मॉड्यूल। गलती कोई करे और सजा सब भुगतें। जब कहीं हिंसा होती है तो यही चीज देखने को मिलती है। अब्दुल, सरफराज, फहीम, साहिर और अली ने रविवार को जो गलती की थी उसकी सजा जो है अब पूरा शहर भुगत रहा है। यहां तक कि वो मुस्लिम इलाके भी भुगत रहे हैं जिनकी कोई गलती नहीं थी। बहराइच में पत्थरबाजी, फायरिंग का जवाब आज गुस्साए लोगों ने आगजनी से दिया है। ये गुस्सा है, ये आक्रोश है, ये हत्या और फायरिंग का जवाब है। न दुर्गा मूर्ति पर धर्म विशेष के लोग पत्थर फेंकते, न राम गोपाल की हत्या करते और न ही बहराइच के हिंदुओं का गुस्सा भड़कता। बहराइच में दुर्गा विसर्जन जुलूस के दौरान हुई फायरिंग में राम गोपाल की मौत के बाद ऐसा तनाव फैला कि उसे संभालना प्रशासन के लिए चुनौती बन गया। पुरवा गांव है और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर फिलहाल इस घरों में आग लगा दी गई है। इस घर की जो महिलाएं और बच्चे हैं उनको बचाकर पुलिस जो है वो थाने ले गई है। ऐसे में पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको मैं तस्वीरें दिखाता हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस घर में आग लगाने के बाद उपद्रवी जो है वो फरार हो गए थे। इस घर में जो तमाम लोग रह रहे थे उनको किसी तरह से पुलिस बचाकर यहाँ से लेकर गई है। हजारों की तादाद में हिंदू सड़कों पर उतर आए। लोगों के हाथ में लाठी डंडे थे, लोहे की रॉड थी। हिंदुओं की भीड़ उस इलाके में पहुंच गई जहां बीती शाम मुस्लिम पक्ष ने पथराव और फायरिंग की थी, राम गोपाल की हत्या की थी। हजारों की भीड़ ने पूरे इलाके को घेर लिया। उनके रास्ते में आने वाली हर गाड़ी को आग के हवाले करते जा रहे थे। कार, बाइक सब जल रहे थे। गुस्साए लोगों ने एक बाइक शोरूम में आग भी लगा दी। शोरूम के अंदर रखी बाइक जलकर राख हो गई। भीड़ के रास्ते में जो भी आया उसे स्वाहा करती चली गई। वहां मौजूद कई दुकानों को भी गुस्साए लोगों ने फूंक दिया। सड़क पर रखे ई रिक्शा भी भीड़ के निशाने पर आ गए। बहराइच में आज उपद्रवियों ने बाकायदा तमाम घरों के बाहर खड़ी हुई गाड़ियों को तो जलाया ही, इसके साथ साथ घरों में भी आग लगा दी। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये जो दोनों गाड़ियां हैं इनको बाकायदा उपद्रवियों ने पहले तोड़ा, उसके बाद इसमें आग लगा दी। उसके बाद जो घर का जो आगे का हिस्सा है वहाँ पर भी जो तमाम जो उपद्रवी तत्व थे उन्होंने यहाँ पर आग लगा दी, जिसकी वजह से आगे का जो हिस्सा है वो पूरा जल गया। नफरत की चिंगारी जो एक दिन पहले भड़काई गई थी वो आग बनकर बहराइच को जला रही थी। ऐसा लग रहा था मानो भीड़ आज ही राम गोपाल की हत्या का बदला ले लेगी। हजारों की भीड़ ने कुछ घरों को भी आग के हवाले कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये देखिए पूरी तरह से आग लगा दी गई है इस पूरे घर में। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ घर में इस वक्त जितने लोग वहाँ पे मौजूद थे उन सबको पुलिस जो है बचाकर यहाँ से लेकर गई है। ऐसे में ये देखिए ये तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये कवड़ियन पुरवा की तस्वीरें हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरे घर को में जो है आग लगा दी गई है। ऐसे में ये पूरी घटना हुई है। रविवार को महाराजगंज कस्बे में मुस्लिमों की गोली का शिकार राम गोपाल का पार्थिव शरीर जैसे ही उनके घर पहुंचा उससे लोगों का गुस्सा और भड़क गया। लोग शवों के साथ आगे बढ़ रहे थे, उसके साथ भीड़ भी बढ़ती जा रही थी। लोग राम गोपाल का पार्थिव शरीर लेकर तहसील पहुंच गए। राम गोपाल के परिजनों से डीएम और एसपी ने मुलाकात कर शव का अंतिम संस्कार कराने की अपील की। साथ ही गांव के लोगों को आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा देते हुए शांति बनाए रखने को कहा, लेकिन लोगों पर पुलिस का कोई असर नहीं हुआ। इंतकाम की आग बहराइच के दूसरे हिस्सों में भी पहुंच गई। सीतापुर जाने वाले हाईवे पर भी आगजनी की गई, वहां भी कुछ दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया। राम गोपाल की मौत के बाद आज लगातार हिंसा बढ़ती जा रही है। आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैसी इलाके में जो सीतापुर हाईवे है वहाँ पर जो दुकानें हैं वहाँ पर आग लगा दी गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि दुकान में रखा हुआ जनरेटर को आग लगा दी गई है। इसके साथ साथ दुकानों को तोड़ दिया गया है। हाईवे पर जो दुकानें मौजूद हैं उनके साथ साथ जो बाइकें चौराहों पर मौजूद हैं उनमें भी आग लगाई गई है। राम गोपाल को गोली मारने वाले नामजद आरोपी सलमान की तस्वीर भी सामने आई है, जो हथियार के साथ नजर आया।
बहराइच में रविवार को दुर्गा प्रतिमा जुलूस में जो घटनाएं घटी, वहीं से सांप्रदायिक हिंसा का बीज बोया गया, जिसका दंश बहराइच के कई हिस्सों को झेलना पड़ रहा है। फिलहाल पूरे जिले में इंटरनेट बैन है और हालात तनावपूर्ण हैं। विशाल रघुवंशी, सी मीडिया, बहराइच। बहराइच में रविवार शाम दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान की गई फायरिंग और पत्थरबाजी सीधे तौर पर पुलिस और प्रशासन की नाकामी है। योगी आदित्यनाथ ने त्योहार शुरू होने से पहले ही हर जिले के अफसरों को अलर्ट रहने को कहा था। उन्होंने उपद्रवियों को भी चेतावनी दी थी कि अगर उपद्रव करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बहराइच के दंगाइयों ने योगी की चेतावनी को अनसुना करके अपनी शामत बुला ली है। अब तो स्थानीय लोग रामगोपाल की हत्या में शामिल लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन बुलडोजर पर ब्रेक लगा हुआ है। सवाल है कि क्या अब उनके खिलाफ बुलेट ट्रेन दौड़ेगी? योगी आदित्यनाथ की इस चेतावनी को बहराइच के महाराजगंज के कस्बे में रहने वाले चंद लोगों ने नजरअंदाज करने की गलती कर दी और रविवार को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान गोलियां चलाई गई, पत्थरबाजी की गई, जिसमें रामगोपाल की जान चली गई। अब रामगोपाल के गुनहगारों और बहराइच को सांप्रदायिक तनाव की आग में झोंकने वालों के घर पर बुलडोजर एक्शन की मांग उठने लगी। बहराइच के महसी के महाराजगंज में कल शाम को हुए सांप्रदायिक तनाव में एक व्यक्ति की मौत हो गई। कल क्या घटना हुई थी ये बताएंगे आपको? क्या कितने बजे घटना हुई थी? यहाँ से मूर्ति निकल रही थी तो जो है ईंटा पथराव किया, उसके बाद झंडे वंडे हुआ, बवाल हुआ, उसके बाद में लड़ाई हुई। लड़ाई होने के बाद सब लोग गोली भी मारी उसको। अच्छा, ये बताइए कि आप क्या चाहते हैं? आप लोग क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम कार्रवाई यही चाहते हैं कि बुलडोजर ज़्यादा दिन हो गया चला नहीं है, इसी के चक्कर में ये हुआ है। बुलडोजर चलना चाहिए। वैसे बुलडोजर एक्शन पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक लगा रखा है, लेकिन अपराधियों और अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ बुलेट और लंगड़ा एक्शन रुका नहीं। यूपी में अपराधियों का एनकाउंटर नॉनस्टॉप जारी है। ऐसे में सवाल है कि रामगोपाल की हत्या में शामिल अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा क्या शुरू होगा? इसी डर के कारण अब आरोपी और उनके परिवार वाले घर और दुकानों पर ताला बंद करके फरार हो गए। बहराइच में हुए सांप्रदायिक तनाव के बाद फिलहाल मौके पर जितने भी दुकान वाले थे उन्होंने अपनी दुकानें बंद कर दी हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि तमाम दुकानों पर ताला लग गया है। इसके साथ साथ जिन घरों से पत्थरबाजी हुई थी उन घरों पर भी ताला लग चुका है। यहाँ पर तमाम जो लोग रह रहे थे वो फिलहाल फरार हो गए हैं, क्योंकि तमाम घरों पर जो है लोग मौजूद थे कल शाम को और वहाँ से भी पत्थरबाजी की गई थी। ऐसे में जो घर के जो मालिक थे वो अपने अपने घरों में ताला लगाकर यहाँ से फरार हो गए हैं। जिन लोगों ने रविवार को बहराइच के महाराजगंज कस्बा में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन पर पथराव और आगजनी की थी, उनमें भी योगी के एक्शन का डर है। वहीं सोमवार को हुई हिंसा में शामिल लोगों पर भी योगी सख्त एक्शन लेने की तैयारी में। उनकी पहली प्राथमिकता बहराइच में हिंदुओं का गुस्सा शांत करना है। सीएम योगी के निर्देश पर बहराइच में 4 एसपी एसएसपी रैंक के अधिकारी, 4 डीएसपी, रैपिड एक्शन फोर्स की एक कंपनी और पीएसी की 3 कंपनियां तैनात कर दी गई। स्थानीय पुलिस फोर्स की तैनाती बढ़ा दी गई। मुख्यमंत्री योगी के आदेश पर यूपी के सुपर कॉप अमिताभ यश भी लखनऊ से बहराइच पहुंच गए। यूपी एसटीएफ के मुखिया ने मौके पर पहुंचकर हालात संभालने की कोशिश की। रामगोपाल की हत्या हुई थी उसके बारे में एक एक चीज़ों की जानकारी जो है वो ली जा रही है। तमाम जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं और एक एक चीज़ों की जानकारी जो है वो अमिताभ यश की तरफ से ली जा रही है। इसके साथ साथ संजीव गुप्ता जो हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं और तमाम जानकारियाँ जो हैं वो इकट्ठा की जा रही है कि क्या कुछ स्थितियाँ हैं इस वक्त और इसके साथ साथ कितने उपद्रवी थे। उसके साथ साथ पुलिस बल यहाँ पर पूरी तरह से तैनात है और लगातार उपद्रवियों को जो है अब काबू में करने की कोशिश की जा रही है। सीएम का निर्देश मिला तो सरकारी अमला फौरन हरकत में आया और पूरे बहराइच में इंटरनेट सेवा बंद कर दी। रविवार को हालात नहीं संभाल पाने वाले पुलिस और प्रशासन पर योगी आदित्यनाथ का हंटर चला। थाना अध्यक्ष हरदिया और चौकी इंचार्ज महसी को सस्पेंड कर दिया गया। बहराइच हिंसा ने यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए तो सीएम योगी भी एक्शन में आ गए और एक बार फिर साफ कर दिया कि सूबे में हिंसा फैलाने वाले और माहौल बिगाड़ने वालों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा।
विशाल रघुवंशी, बहराइच, जी मीडिया। बहराइच हिंसा के बाद सीएम योगी पूरे एक्शन में है। बहराइच को सुलगाने वाले हर गुनहगार की निशानदेही की जा रही है ताकि जल्द ही उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मगर इसी बीच बहराइच हिंसा को लेकर सियासत भी पूरे उफान पर है। विपक्ष योगी सरकार पर तीखे सवालों की बौछार कर रहा है। लॉ एंड ऑर्डर के फेल हो जाने का इसे एक नतीजा बता रहा है। ये इसलिए कि आखिर यूपी में योगी होने के बावजूद, योगी की सरकार होने के बाद भी कैसे दुर्गा भक्त पर वार हुआ। उत्तर प्रदेश, जिसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो सियासत से परे खुलकर डंके की चोट पर हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुत्व की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं, मगर सीएम योगी के सूबे में ही मूर्ति विसर्जन के दौरान जबरदस्त हिंसा हुई। गोली लगने से एक दुर्गा भक्त की जान चली गई। बीते 24 घंटों से यूपी के बहराइच जिले का महाराजगंज कस्बा हिंसा की आग में धधक रहा है। बीती रात मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई हिंसा भड़की, जिसमें एक युवक की मौत के बाद बवाल बढ़ता ही चला गया और तभी से ही सड़क पर उपद्रवियों का तांडव जारी है। जगह जगह से आगजनी और हंगामे की जबरदस्त तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक तरफ बहराइच धधक रहा है, पुलिस और उपद्रवियों के बीच लगातार भिड़ंत हो रही है, वहीं बहराइच हिंसा को लेकर सियासत भी तेज हो गई। विपक्ष योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है, यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। प्रशासन को खुद लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर बनाने के लिए लोगों की नज़र में ये जायज़ संदेश कि हाँ प्रशासन काम करता है, एक्ट करता है, और बहराइच या और जगह जो घटनाएं हो रही हैं उसकी जिम्मेदार अगर कोई है तो शासन है, प्रशासन है, और इनकी वोट की राजनीति है जिसकी वजह से ये जानबूझ करके करा रहे हैं। देखिए, पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम है। मैं पहले भी आप लोगों से कहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, बहराइच के अंदर गोली चल रही है, वहाँ विवाद हो रहा है। बनारस में राम भक्तों पर हम वहाँ भरत मिलाप 481 साल पुरानी परंपरा पर कल राम भक्तों पर योगी जी की पुलिस ने लाठी चलाया। बहराइच हिंसा को लेकर विपक्ष पूरी तरह आक्रामक है। लचर कानून व्यवस्था का आरोप लगाते हुए योगी सरकार पर तीखे सवाल दागे जा रहे हैं। वहीं बहराइच से मचे बवाल से दुर्गा भक्त की गोली लगने से हुई मौत के बाद हिंदू संगठन और साधु संतों में भी आक्रोश है। आरोपियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग की जा रही है। पूरे देश के अंदर यही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। कभी दुर्गा विसर्जन के जुलूसों पर हमला कर रहे हो, कभी गणेश विसर्जन के जुलूसों पर हमला कर रहे हो, कहीं गरबा के पंडालों पर हमला हो रहा है, कहीं पर दुर्गा पूजा के पंडालों के ऊपर भी हमला करके प्रतिमा को अपमानित करने का प्रयास कर रहे हो। हमारे त्योहार पर भी हमले और अपने त्योहार पर भी हमले हिंदू समाज स्वीकार नहीं करेगा। ये आपके लिए एक आत्मनिरीक्षण का अवसर है। अन्य धर्म के लोग आकर उस पर आक्रामक होंगे तो ये तो बहुत बड़ी दर्दनाक और बहुत बड़ा, क्या कहना चाहिए, सनातन संस्कृति पर चोट है। जो ऐसे लोग हैं, ऐसे लोगों पर तो सरकार ऐसी कठोर कार्रवाई करे जिससे एक उदाहरण बन जाए। दरअसल हिंदू संगठनों के गुस्से के पीछे वजह ये भी है, कुछ दिनों पहले गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद ने पैगंबर से जुड़ा विवादित बयान दिया था, जिसके बाद गाजियाबाद ही नहीं बल्कि यूपी के कई शहरों में पत्थरबाजी और बवाल हुआ। मुस्लिम धर्म से जुड़े लोग सड़कों पर उतर आए। मगर जिस तरह बहराइच में दुर्गा विसर्जन यात्रा के दौरान पत्थरबाजी हुई, जिस तरह एक दुर्गा भक्त को मार दिया गया, बावजूद इसके सब मौन हैं। हालांकि बीजेपी और यूपी सरकार ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पिछले कुछ महीने से कुछ ताकत बढ़ गई, कुछ शक्तियों की। ये कौन सी शक्तियां थीं जिनकी ताकत बढ़ी है? ये कौन सी शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर करना चाहती हैं? आर्थिक आधार पर भी, सामाजिक आधार पर भी,
सांस्कृतिक आधार पर भी मैं सारे देश से अब विचार करने के लिए कह रहा हूं कि पिछले 4 महीने में ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं। कानून से किसी को भी खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं है। जो भी दोषी होगा, जांच चल रही है, कड़ी कार्रवाई होगी। स्थिति सामान्य है और दोषियों की पहचान की जा रही है। मुख्यमंत्री अनुशासन का पालन करवाने में यदि पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों पर भी लापरवाही पाई गई तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई। फिलहाल बहराइच में भारी पुलिस बल तैनात है। हर छोटी बड़ी मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। किसी तरह की चूक ना हो, इसके लिए सीएम योगी ने मोर्चा संभाल लिया है और पूरे एक्शन में है। मौजूदा हालात को देखते हुए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि बहराइच में यह हिंसा ऐसे वक्त में हुई है जब राज्य में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारियां चल रही हैं। आशंका ये है कि जल्दी ही चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर सकता है। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि 2 समुदायों के बीच जिस तरह इस घटना ने बड़ा रूप लिया है, उसके पीछे की वजह कहीं उपचुनाव तो नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में मौजूद श्यामपुर इलाके में रात के वक्त दंगाइयों की भीड़ ने दुर्गा पंडालों में जमकर तांडव मचाया, मूर्तियों को खंडित किया, पंडालों में तोड़फोड़ की, आयोजकों से मारपीट की। और जानते हैं, यह सब दुर्गा पंडाल में लगी एक धार्मिक तस्वीर के चलते हुआ, जिसे लगाया तो गया था भाईचारे का संदेश देने के लिए, मगर इस तस्वीर को देखते ही भाईजान भड़क उठे और कलेश शुरू कर दिया। लेकिन आखिर क्यों, देखिए। दुर्गा पंडाल में तोड़फोड़ की गई, मूर्तियों को खंडित किया गया, पंडाल में पड़े सामान को तहस नहस किया गया। और तो और प्रतिमा विसर्जन में पत्थरबाजी, आगजनी और हंगामा किया गया। हावड़ा के श्यामपुर इलाके में बीती रात जिहादियों की टोली ने जबरदस्त तांडव मचाया। भाईजान कुछ इस कदर आमादा थे कि हावड़ा की कमलपुर से लेकर श्यामपुर तक के इलाके में पड़ने वाले हर पंडाल आयोजन स्थल को निशाना बनाया, जबरन घुसकर तोड़फोड़ की। बीती रात भारी तादाद में जुटे उपद्रवियों ने एक-एक कर श्यामपुर इलाके में बने दुर्गा पंडालों को निशाना बनाया, पंडाल में मौजूद मूर्तियों को खंडित किया। और जब आयोजकों ने इसका विरोध किया तो मुस्लिम समुदाय से जुड़े उपद्रवियों ने आयोजकों से मारपीट की। बीती रात हुई इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अचानक ही मुस्लिम समुदाय के लोगों ने दुर्गा पंडाल में बवाल क्यों मचाया, क्यों पंडाल में आगजनी, तोड़फोड़ जैसी वारदात को अंजाम दिया। ये पता लगाने के लिए जी मीडिया की टीम हावड़ा के श्यामपुर इलाके में पहुंची। श्यामपुर के इस इलाके में ये भोलानाथ मार्केट का पूजा जो पिछले 14 वर्षों से यहाँ पर बनाया जा रहा है। इस वक्त हम पंडाल के भीतर है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि माँ दुर्गा की मूर्ति किसी तरह इन्होंने बचाया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि त्रिशूल का ऊपर का हिस्सा भी टूटा हुआ है, महिषासुर का जो मूर्ति है वो भी टूटा हुआ है और पास में जो लक्ष्मी, गणेश जी और सरस्वती, कार्तिक जी की जो मूर्ति रहती है वो जो उपद्रवी थे वो इनको तोड़ दिया। यकीनन दुर्गा पंडाल का मंजर बेहद भयावह था। स्थानीय लोगों का आरोप है कि श्यामपुर के इस दुर्गा पंडाल में तोड़फोड़ के बाद उपद्रवी आसपास मौजूद बाजारों पर टूट पड़े। दुकानों के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे को तोड़ा, प्रतिमाओं को तहस नहस किया। इसके अलावा पंडाल की सजावट में लगे लाइट और साउंड सिस्टम को भी तोड़कर आग के हवाले कर दिया। एक हजरत मोहम्मद का पिक्चर वहाँ पे, सब महर्षि का पिक्चर वहाँ पे दिया था। हजरत मोहम्मद पिक्चर के एक बच्चा का ड्राइंग किया था, तो वहाँ पे वो लोग उसको टांगा दिया था। तो उन लोग इसे बोला ये नहीं, यहाँ पे टांगाना नहीं चाहिए था, तो उन लोग उसको बोले गलती हो गई। इस बवाल की वजह क्या है, इसका जायजा ग्राउंड जीरो से जी मीडिया रिपोर्टर सौमित सेन गुप्ता ने लिया। है कि आज जिस दुर्गा प्रतिमा की विसर्जन होना था, कल ही यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो पीछे का जो ये बैकग्राउंड रहता है, इससे बांग्ला में चाला कहते हैं। जब दुर्गा प्रतिमा की जब विसर्जन होता है तो ये चाला के साथ ही उनको नदी या पानी में समाया जाता है। लेकिन विसर्जित किया जाने से जो विसर्जन की जो प्रोसेस है उससे पहले ही यहाँ पर इसको शॉक कटर से काट कर यहाँ से जबरदस्ती दुर्गा प्रतिमा की विसर्जन करने में मजबूर किया गया है।
और अब आपको दिखाते हैं ऑपरेशन बाबा पार्ट 2, सबसे नया खुलासा। सलमान खान के सबसे करीबी दोस्त बाबा सिद्दीकी को लेकर के अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हम आपके सामने कर रहे हैं। इस खुलासे के मुताबिक सवाल उठ रहे हैं कि बाबा सिद्दीकी को कहीं जुल्मी ने तो नहीं मरवाया। जुल्मी उर्फ जीशान अख्तर बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। 22 गुर्गों के सरगना जीशान अख्तर के बारे में आज हम आपको ऑपरेशन बाबा में ऐसे खुलासे बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। कैसे 21 साल का लड़का इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम देने के लिए सूत्रधार बन सकता है। देखिए ऑपरेशन बाबा पार्ट 2। एक जीशान बाबा सिद्दीकी का बेटा जो अपने पिता बाबा सिद्दीकी के गम में सुबक कर रो रहा है, और एक जीशान वो मास्टरमाइंड है जिसने बाबा सिद्दीकी की हत्या का पूरा प्लान तैयार किया। हम बात कर रहे हैं विजयादशमी की उस रात की जब रावण दहन हो रहा था और बाबा सिद्दीकी को मौत के घाट उतारा जा रहा था। बाबा को मारने आए शूटरों का पूरा कंट्रोल उस शख्स के पास था जो इस खौफनाक साजिश को अंजाम दे रहा था। इसका नाम है मोहम्मद जीशान अख्तर। आप मोहम्मद जीशान अख्तर के बारे में सुनकर हैरान रह जाएंगे। जी न्यूज के आज बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के मास्टरमाइंड और आरोपी जीशान अख्तर का डोजियर लगा है। जीशान अख्तर उर्फ जेसी उर्फ सिकंदर को साल 2022 में पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया था। खास बात यह है कि इसका सीधा कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई गैंग से है। ये डोजियर जी न्यूज की टीम को हाथ लगा है, जिसके मुताबिक साफ है कि मोहम्मद जीशान अख्तर उर्फ मोहम्मद यासिन अख्तर अच्छे से प्लान कर चुका था कि बाबा सिद्दीकी को कब, कैसे और कहां मारना है। यहां तक कि शूटरों को भी इसी ने मुंबई में ठहराने की व्यवस्था की थी। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद जीशान अख्तर ही बाहर से तीनों शूटरों को डायरेक्शन दे रहा था। जिस वक्त बाबा सिद्दीकी को गोली मारी गई उस वक्त भी उनकी लोकेशन की जानकारी अख्तर ने ही शूटरों को दी थी। इसके अलावा उनके रहने के लिए किराए के कमरे समेत दूसरे लॉजिस्टिक सपोर्ट की व्यवस्था में मदद जीशान अख्तर ने ही की थी। लोग जीशान को जुल्मी उर्फ जस्सी उर्फ सिकंदर नाम से भी जानते हैं। जीशान के गैंग में 22 गुर्गे शामिल हैं और ये 2022 में हत्या के केस में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद पटियाला जेल में लॉरेंस गैंग के सदस्यों के ये संपर्क में आया था। इस पर मर्डर, डकैती, फिरौती समेत 7 मुकदमे भी दर्ज हैं। बताया जाता है कि जेल से छूटने के बाद जीशान अख्तर सबसे पहले हरियाणा के कैथल में गुरमैल से मिला था, जिसके बाद ये दोनों अपने अकाउंट से ऑर्डर मिलने के बाद मुंबई चले गए थे। खुलासे के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला और बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का कनेक्शन भी सामने आया है। पंजाब में सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में सौरभ महाकाल का नाम सामने आया था और डोजियर में हुए खुलासे के मुताबिक भी जीशान अख्तर पुणे के गैंगस्टर सौरभ महाकाल के संपर्क में था। सौरभ महाकाल लॉरेंस गैंग का एक्टिव मेंबर है और अनमोल बिश्नोई का खास गुर्गा भी। एक और खुलासे के मुताबिक जीशान अख्तर पुणे के गैंगस्टर सौरभ महाकाल से जुड़ा हुआ है। सौरभ महाकाल पुणे का वही गैंगस्टर है जिससे मुंबई पुलिस ने सलमान खान के पिता सलीम खान को धमकी भरे खत देने के मामले में पूछताछ की थी। सौरभ महाकाल की धमकी भरी चिट्ठी के बाद सलमान खान और उनके घर की सिक्योरिटी बढ़ाई गई थी, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने इस चिट्ठी के बाद 6 अलग-अलग टीमें देश भर में दौड़ा दी थी। एक चौंकाने वाली जानकारी के मुताबिक जीशान अख्तर महज 21 साल का ही है, लेकिन अपराध की दुनिया में वो दिनों दिन बड़ा होता जा रहा है। इस दे खिलाफ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 9 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੈਗੇ ਨੇ।
जिशान इतना शातिर बताया जाता है कि उसका 2022 में विदेशी नंबर पर व्हाट्सएप चलता पकड़ा गया था। जिशान अख्तर केवल 10वीं पास है और जिशान के पिता टाइल ठेकेदार है। पहले तो ठीक था जी, अच्छा था, ऐसी कोई बात इसके बारे में सुनी नहीं थी। जब से बिश्नोई गैंग में जी गया तब से इसकी गांव में तो आया ही नहीं है ना। अभी पता चला, पहले जमानत हुई थी इसकी, कल जब आपकी न्यूज के माध्यम से पता चला भी ऐसे हो गया, न्यूज में आ रहा था, तो तब पता लगा भी इसका उसमें भी नाम है। 3-4 साल पहले ये बिश्नोई गैंग में चला गया था। सिद्धू मूसेवाला के जब मर्डर हुआ ना, उसमें भी इसका नाम आया था। जिशान अख्तर लंबे वक्त तक लॉरेंस बिश्नोई के सबसे करीबी कुख्यात गैंगस्टर विक्रम बराड़ के भी संपर्क में बताया जाता है, जिसे पिछले साल ही प्रत्यर्पण कर यूएई से भारत लाया गया था। डेरा प्रेमियों की रेकी डोजियर के मुताबिक जिशान अख्तर ने लॉरेंस बिश्नोई के करीबी विक्रम बराड़ के कहने पर पंजाब में 2 डेरा प्रेमियों की रेकी भी की थी। आपको बता दें कि जिशान अख्तर पर पंजाब में लूट, हत्या और इसके अलावा रंगदरी के मामले भी दर्ज हैं। दोनों ही एक दूसरे की समय समय पर मदद करते रहे हैं। फिलहाल जांच एजेंसियों को मोहम्मद जिशान अख्तर की तलाश है और वो अब तक फरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, ऐसा नहीं है कि अकेले जिशान अख्तर ही पुलिस के साथ आंख मिचौली खेल रहा हो। उसके अलावा 2 और आरोपी भी हैं जिनकी तलाश 5 राज्यों में हो रही है। पकड़े गए आरोपी पुलिस रिमांड पर जा चुके हैं। हत्याकांड के तार जोड़े जा रहे हैं। जिन आरोपियों की तलाश हो रही है उन्हें हर हाल में पकड़ने की कोशिश तेज हो गई है। देखना यह है कि आखिर कब तक बचे हुए आरोपी पुलिस को चकमा दे सकते हैं, क्योंकि अब उनके लिए यह आसान नहीं होगा। शूटर धर्मराज कश्यप गिरफ्तार, गुरमेल सिंह गिरफ्तार, सोशल मीडिया में पोस्ट करने वाले का भाई प्रवीण लोणकर भी गिरफ्तार, मास्टरमाइंड जिशान अख्तर, शूटर शिव कुमार और शुभम लोणकर अब तक फरार। पुलिस के लिए इन फरार आरोपियों को पकड़ना बड़ी चुनौती बन चुका है, क्योंकि इनमें से या तो कोई महाराष्ट्र से बाहर जा चुका होगा या फिर कोई देश से बाहर जाने की कोशिश में होगा। हालांकि जांच एजेंसियां इन्हें पकड़ने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड से जुड़े आरोपियों के तार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा से ही नहीं बल्कि कनाडा तक से भी जुड़ते जा रहे हैं। इस हत्याकांड को अंजाम देने से पहले जिस जगह शूटर छिपे हुए थे, अब वहां जी न्यूज की टीम पहुंचकर पड़ताल कर रही है। जिस पटेल चौल में आरोपी रहते थे, उसके मालिक नरेश से भी पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। यहाँ पड़ोसी से बातचीत करने पर पता चला है कि 15 दिनों पहले ये लोग यहाँ रहने आए थे और किसी से बातचीत तक नहीं करते थे। इस वक्त मैं कुर्ला के पुलिस पटेल चौल में हूँ। ये वही चौल है जहाँ पर बाबा सिद्दीकी पर अटैक करने वाले धर्मराज, साथ ही उसका सहयोगी गुरमैल और इसके अलावा जो शिवा था वो इसी रूम में रहते थे। रूम में फिलहाल ताला लगा हुआ है, लेकिन मैं आपको रूम के अंदर की तस्वीर दिखाता हूँ। ये इन आरोपियों के कपड़े देखिए अंदर टांगे हुए हैं। ये पूरी तरह से यहाँ पर कोई भी ऐसा इंतज़ाम जो है नहीं दिखाई देता जिससे कि वो यहाँ पर खाना बनाते होंगे। लेकिन देखिए 2 गद्दा डाला हुआ है। इसके अलावा जो एक तस्वीर इन तीनों आरोपियों की आई थी, जो चप्पल उन्होंने पहना हुआ था वो चप्पल यहीं पर जो है अभी आप देखिए ऐसे ही पड़ा हुआ है। इस जानकारी के सामने आने के बाद साफ दिखाई देता है कि हत्यारों ने किस तरह फुल प्रूफ प्लानिंग बनाई हुई थी। अब आपको बताते हैं कि फरार आरोपी शिवा के एक सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो से खुलासा हुआ है कि वो मुहर्रम के वक्त पुणे में रहते हुए धमकी दे रहा था। शक है कि कहीं ना कहीं वो इस वीडियो के बाद ही लॉरेंस गैंग के संपर्क में आया हो, लेकिन शिवा की मां को भरोसा नहीं होता कि उनका बेटा क्राइम की दुनिया में जा चुका है। ये आपका लड़का है? कौन सा? कौन था जो नीला नीला पहने है? क्या नाम है इसका? यही है पक्का? बहराइच का रहने वाला धर्मपाल भी बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का मेन शूटर रहा है, लेकिन अब उसके परिवार वाले उसके नाबालिग होने का दावा कर रहे हैं।
मुंबई क्राइम ब्रांच के एक आरोपी और प्रवीण लोणकर को भी पुणे से उठा लिया गया है। प्रवीण पुणे में एक डेयरी चलाता है और ये धर्मराज और शिवा को अच्छे से जानता था। मुंबई पुलिस ने जो कल रात को प्रवीण लोणकर को हिरासत में लिया है, उसी जगह पे हम हैं और ऐसे कहा जा रहा है बाबा सिद्दीकी के हत्या में जो आरोप हिरासत में लिया है, वो दोनों आरोपी ये पुणे के वारजे में इलाके में रह रहे थे और स्क्रैप का बिजनेस कर रहे थे। देखिए, पुलिस अकेले इन 6 आरोपियों से ही सच का पता लगाना नहीं चाहती, बल्कि इस कड़ी में एक और कुख्यात गैंगस्टर का नाम सामने आ गया है, जो खुद को लॉरेंस का गुर्गा बताता है। कई सालों से झारखंड की जेल में बंद इस गैंगस्टर को पुलिस बड़े लाव लश्कर के साथ लेकर रायपुर पहुंची है, जहां पुलिस पूछताछ में इससे बड़ी लीड मिल सकती है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की गुत्थी सुलझ सकती है। कौन है कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू? देखिए स्पेशल रिपोर्ट। यहां तेजी से पुलिस की गाड़ियों का काफिला दौड़ रहा है। इस अपराधी के आगे पीछे करीब 40 जवान हैं। एक ऐसा लाव लश्कर जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना कुख्यात अपराधी होगा। पुलिस इसकी पहचान छिपाने की भी कोशिश कर रही है, तो इसे बाहरी लोगों से दूर रखने की भी कोशिश की जा रही है। इस अपराधी को रात के वक्त पुलिस झारखंड की एक जेल से निकालकर रायपुर लेकर पहुंची है। अब आपके जहन में सवाल होगा कि आखिर यह अपराधी है कौन? क्या है इसका बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से कनेक्शन? क्या है इसका लॉरेंस गैंग से कनेक्शन? तो आपको बता दें कि कोई मामूली अपराधी नहीं है। यह है अमन साहू, कुख्यात गैंगस्टर। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से अब रायपुर पुलिस भी अलर्ट मोड में है। खुद को लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा बताने वाला अमन साहू ने रायपुर के एक बिल्डर को धमकी दी थी। जानकारी के मुताबिक इसने कुछ दिन पहले बिल्डर पर फायरिंग भी करवाई थी। बताया जाता है कि जैसे ही इस गोलीकांड का खुलासा हुआ तो लॉरेंस बिश्नोई और अमन साहू का हाथ होने की जानकारी सामने आई। अब क्राइम ब्रांच ने बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को ध्यान में रखकर इससे पूछताछ की एक लंबी लिस्ट भी तैयार की है। जानकारी के मुताबिक रायपुर क्राइम ब्रांच पुलिस ने अमन साहू से पूछताछ के लिए 25 सवालों की लिस्ट तैयार की है। माना यह जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से क्या संबंध है अमन साहू और अमन साहू गैंग के, इस बाबत भी पूछताछ होगी। इसके अलावा अमन साहू गैंग का नेटवर्क छत्तीसगढ़ में कितना और किस स्तर तक फैला है, ये सवाल भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ अन्य सवाल ऐसे होंगे जिससे आने वाले वक्त में कई बड़े और महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं। साहू को रायपुर लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर भी लगाना पड़ा है। आपको बता दें कि इससे पहले भी रायपुर पुलिस 4 बार प्रोडक्शन वारंट के लिए अर्जी लगा चुकी थी, लेकिन हर बार उसे खारिज कर दिया गया था। इसी खबर के साथ देशहित में आज के लिए इतना ही। कल रात 8 बजे देशहित की तमाम और खबरें लेकर के फिर हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि।